हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला आईएनएस मार्मुगाओ क्या है? ऑप्शन थे फ्रिगेट, भारतीय नौसेना का जलपोत, परमाणु पनडुब्बी या फिर निर्देशित मिसाइल विध्वंसक। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मार्मुगाओ का उपयोग करके समुद्र में तैरने वाले सुपरसोनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। आईएनएस मार्मुगाओ भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया और 17 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इसने संयोग से 19 दिसंबर 2021 को अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। ये वो दिन था जब गोवा ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हैं। ये युद्धपोत दुश्मन के जहाज को देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए सेंगोल शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया था। और 2. ये तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधीनम के अधीनमों द्वारा दिया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल या राजदंड की प्रथा को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल एक तरह का राजदंड है जो भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। इसके प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता था। सेंगोल को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात को कई नेताओं की उपस्थिति में अपने आवास पर स्वीकार किया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु में थिरुवदुथुराई अधीनमो मठ के अधीनम या पुजारियों से इसे प्राप्त किया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 रूस, 2 यूक्रेन, 3 जर्मनी और 4 स्वीडन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 या फिर डी केवल 2 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। हाल ही में रूस ने बाल्टिक सागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के 2 रणनीतिक बमवर्षकों को रोका। आपको बता दें कि बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप को शेष महाद्वीपीय रूप से विभाजित करता है। ये दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है। ये सागर डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तर एवं मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बताते चलें कि बाल्टिक सागर कई देशों से निकटता और खारे पानी के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी वाले क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संक्षिप्त में PMMSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 5 साल की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लागू करने की मंजूरी दी गई थी। और दूसरा कथन, इसे चुनिंदा राज्यों में ही लागू किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने सूचित किया कि फ्लैगशिप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत डिलीवरेबल्स को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2019-20 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में मछली पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना को 20,050 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित व्यय के साथ मंजूरी दी गई, जिसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की रखी गई थी, इसलिए कथन एक सही है। ये मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह यानी SHGs और संयुक्त देयता समूहों यानी JLGs को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसे वित्त वर्ष 2020-21 के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन संरक्षित क्षेत्रों में हिम तेंदुआ पाया जा सकता है? 1 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, 2 किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, 3 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 4 पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी केवल 1, 2 और 4।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। हाल ही में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौजूद पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में एक मादा हिम तेंदुए ने 5 शावकों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि हिम तेंदुआ फेलिडे परिवार के पेंथेरा जीनस में बड़ी बिल्ली की एक प्रजाति है। ये मध्य और दक्षिण एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मूल निवासी हैं। हिम तेंदुआ अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व रखता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक प्रमुख प्रजाति के रूप में कार्य करता है। ये भारत के कई हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। बीते दिनों इसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में देखा गया था। ये लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, जहां इनकी आबादी लगभग 200 है। इसके अलावा यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित पिन वैली नेशनल पार्क में भी पाया जा सकता है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी सदस्य G7 के सदस्य हैं? ए, जर्मनी, जापान, इटली, चीन। बी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। सी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, दक्षिण कोरिया। या फिर डी, फ्रांस, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा का दौरा किया। 2023 में G7 प्रेसिडेंसी के रूप में जापान G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन का मेजबान रहा। आपको बता दें कि हिरोशिमा वही स्थान है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने परमाणु बम गिराया था। गौरतलब है कि G7 7 देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसके सदस्यों में फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। इसलिए विकल्प भी सही है। 1998 में रूस के शामिल होने के बाद इसे G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद इसे बाहर कर दिया गया और ये समूह फिर से G7 बन गया। चलिए अगला प्रश्न। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल या फिर विश्व आर्थिक मंच। जवाब है ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट जारी किया गया। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। ये अपडेट 2023 से 2027 की अवधि के लिए विश्व स्तर पर वार्षिक से दशकीय भविष्यवाणियों का संश्लेषण प्रदान करता है। ये सुझाव देता है कि वैश्विक तापमान अगले 5 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने की संभावना है, जो हीट ट्रैपिंग, ग्रीन हाउस गैसों और स्वाभाविक रूप से होने वाली अल नीनो घटना से प्रेरित है। इस बात की 66% संभावना है कि 2023 से 2027 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए वार्षिक औसत निकट सतह वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। इसके मुताबिक आर्कटिक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होगा, जहां तापमान विसंगतियां 1991 से 2020 के औसत की तुलना में 2023 से 2027 तक वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक होंगी। नेक्स्ट सवाल। ग्रीन डिपॉजिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ग्रीन डिपॉजिट के रूप में प्राप्त जमा को प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। और दूसरा कथन, इन जमाओं को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्षेत्र केवल नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ परिवहन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय रिजर्व बैंक का ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क 1 जून से लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले माह ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के संदर्भ में बैंकों के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया था। नए ढांचे के तहत ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने वाले बैंकों को इस बारे में अधिक जानकारी का खुलासा करना होगा कि वे इन डिपॉजिट को कैसे निवेश करते हैं। रेगुलर डिपॉजिट और ग्रीन डिपॉजिट के बीच एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि बैंक पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन डिपॉजिट के रूप में प्राप्त होने वाले धन को निर्धारित करने का वादा करते हैं, इसलिए कथन एक सही है। RBI ने उन क्षेत्रों की एक सूची जारी की है जिन्हें सतत रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार वो क्षेत्र ग्रीन डिपॉजिट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण आदि शामिल हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है, तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में रहा हिरोशिमा समझौता किससे संबंधित है? जापान और भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान और यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में जापान और यूनाइटेड किंगडम या यूके के प्रधानमंत्रियों ने G7 बैठक के दौरान हिरोशिमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए विकल्प बी सही है। ब्रिटेन और जापान के बीच आर्थिक, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए हिरोशिमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत रक्षा, कारोबार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन से जुड़े अहम मुद्दों को कवर किया जाएगा। इस समझौते में आगामी संयुक्त अभ्यासों में ब्रिटेन की सैन्य टुकड़ियों की संख्या को 2 गुना करना भी शामिल है।
आपको बताते चलें कि ऋषि सुनक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम हमले के गवाह बने हिरोशिमा का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग इंडिया 2024 किस मंत्रालय संस्था की पहल है? रक्षा मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विंग्स इंडिया 2024 के लिए एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए विकल्प सी सही है। एशिया के इस सबसे बड़े वाणिज्यिक, सामान्य और व्यवसाय उड्डयन कार्यक्रम का आयोजन जनवरी 2024 में किया जाएगा। दरअसल 18 से 21 जनवरी 2024 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 आयोजित किया जाएगा। ये सहयोगों को बढ़ावा देने, नवाचारों को प्रदर्शित करने तथा व्यवसाय अवसरों की खोज करने के लिए उड्डयन उद्योग से संबंधित विश्व भर के विभिन्न हितधारकों और सहयोगियों को एक साथ लाएगा। आपको बताते चलें कि विंग्स इंडिया एक द्विवार्षिक आयोजन है जो आखिरी बार 2022 में हुआ था। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का, नोट कर लीजिए। राइट टू रिपेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और संशोधन करने की क्षमता देता है। और दूसरा कथन, इसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मान्यता दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। साथ ही जरूर बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।